हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब एंजॉय कर रहे होंगे, खुश होंगे और एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं 26 अप्रैल के अपने करंट अफेयर। और सबसे पहले हम अपने मॉर्निंग के थॉट के बारे में बात करते हैं और आगे बढ़ते हुए अपनी क्लास को पूरा करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी का एक कथन है, भक्ति वह है जो ज्ञान उत्पन्न करती है, ज्ञान वह है जो स्वतंत्रता को गढ़ता है। यानी भक्ति से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, नॉलेज मिलती है और नॉलेज से हम स्वतंत्र हो जाते हैं। स्वतंत्रता किन चीजों से? अपने इच्छाओं से स्वतंत्रता, अपनी जो हमारे अंदर गलत विचारधाराएं चल रही हैं उससे स्वतंत्रता, हमारे अंदर अगर कोई नेगेटिव थॉट है तो उससे स्वतंत्रता के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। यानी अगर आप भक्ति करते हैं तो उससे आपको ज्ञान मिलेगा और ज्ञान से ही आप अपने सभी जो आपके अंदर निगेटिविटी फैली हुई है उन विचारों से स्वतंत्रता मिल जाएगी। तो इसी विचारों के साथ में मैं स्टार्ट करूंगी आज की अपनी क्लास को। फर्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे के बारे में, जो हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार भी 26 अप्रैल को मनाया जाएगा। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी। और अभी प्रेजेंट में इसके कितने देश हैं? तो 191 इसके देश हैं, जिसमें से 188 तो सिर्फ संयुक्त राष्ट्र की कंट्रीज हैं। इसके अलावा कुक द्वीप समूह, होली सी और न्यू ए भी इसमें शामिल है। अच्छा, इसके अगर हम मुख्यालय के बारे में बात करें, WIPO के मुख्यालय के बारे में बात करें, तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हमें देखने को मिलेगा। और भारत जो है WIPO का सदस्य कब बना था? तो 1975 में बना था। देखिए, ये सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? तो स्पेशली ये सेलिब्रेट किया जाता है पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स और जो डिजाइन है उसके लिए पूरी दुनिया में जागरूकता फैलाने के लिए। अब हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड इंग्लिश डे के बारे में, जो हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार भी 23 अप्रैल को मनाया गया है। और आपको मैं बता दूं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो पूरी दुनिया में 1.5 बिलियन लोगों के द्वारा बोली जाती है। या तो उनकी फर्स्ट लैंग्वेज है या सेकेंड लैंग्वेज है, या वो एक फॉरेन लैंग्वेज के रूप में लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और इसको बोलते हैं। इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? तो इसकी स्टार्टिंग करी गई थी 2010 में। भारत के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड उसके जो एक शिक्षक थे, टीचर्स थे, और उनका एक संगठन था जिसको बोला जाता है इल्टाई संगठन, ठीक है ना। तो एक इस इल्टाई ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही 2010 में अंग्रेजी दिवस को स्टार्ट किया गया था, यानी इंग्लिश डे को स्टार्ट किया गया था। और बाद में पूरी दुनिया में इसको मनाया जाने लगा 23 अप्रैल को। ठीक है। अच्छा, इस बार की इसकी थीम क्या है? जो 23 अप्रैल को हमने वर्ल्ड इंग्लिश डे मनाया है, उसकी थीम क्या है? तो इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज ब्रीडिंग कल्चर्स कनेक्टिंग द वर्ल्ड। यानी इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके द्वारा पूरी दुनिया का कल्चर क्या होता है? कनेक्ट होता है। कल्चर एक दूसरे से कनेक्ट होने का माध्यम है इंग्लिश लैंग्वेज। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बेंगलुरु के बारे में। अब बेंगलुरु में एक अद्भुत खगोलीय घटना हुई है, ठीक है ना। 25 अप्रैल को हुई है, जिसको बोला गया है जीरो शैडो डे। जीरो शैडो डे का मतलब है कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड था, दोपहर का 12:17। और उसके आसपास का जो टाइम पीरियड था उसमें जो हम जैसे धूप में जाते हैं, खड़े होते हैं तो शैडो बनती है ना। तो ये वाली घटना हुई ही नहीं बेंगलुरु में, ठीक है ना। उसके पीछे का रीजन ये बताया गया है कि जो सूर्य बिल्कुल सीधे ऊपर उस तट पर था, बेंगलुरु के बिल्कुल ऊपर था, जिसकी वजह से किसी भी वर्टिकल वस्तु की छाया नहीं बनी है ना। और इसको वहां पर दिखाया भी गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम में भी, कि लोग खड़े हैं लेकिन उनकी शैडो नहीं बन रही है। तो यही घटना कहाँ पर हुई है? बेंगलुरु में हुई है, जिसको बोला गया है जीरो शैडो डे। 25 अप्रैल को हुई ये अद्भुत खगोलीय घटना है। देखिए, जो जीरो शैडो डे है इसके बारे में जैसा कि हमने बता दिया आपको कि 25 अप्रैल को हुई थी, बेंगलुरु में हुई थी। तो बेंगलुरु के कोरमांगला में इस घटना को दिखाने के लिए, लोगों को महसूस कराने के लिए पूरी तरीके से एक व्यवस्था बनाई गई थी, एक सिस्टम बनाया गया था, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। लोग खड़े हैं और लेकिन लोगों की शैडो नहीं बन रही है ना। अच्छा, अब ये कैसी घटना है वो देख लेते हैं। तो देखो, स्पेशली जो हमारा टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और टॉपिक ऑफ कैंसर है, यानी कि जो हमारे अर्थ का कर्क रेखा है और मकर रेखा है, उनके बीच में ही
ये घटना होती है, ये खगोलीय घटना होती है और बेंगलुरु में हुई है, 25 अप्रैल को हुई है और नेक्स्ट जो होगी वो 18 अगस्त 2023 को होगी, यानी साल में 2 बार ये घटना घटित होती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में हम सबने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है ना। तो भारतीय रिजर्व बैंक क्या कर रही है? भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी बैंकों के ऊपर 44 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। और वो कितने से सहकारी बैंक है? तो कोऑपरेटिव बैंक है, 4 कोऑपरेटिव बैंक है जिस पर 44 लाख का जुर्माना लगाया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। अब देख लेते हैं वो कौन कौन से बैंक हैं। तो देखो चेन्नई का एक सहकारी बैंक है जिसका नाम है तमिलनाडु स्टेट एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक, जिस पर 16 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। और बॉम्बे मार्केटाइल कोऑपरेटिव बैंक पर 13 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना इसलिए लगाया गया है कि रिजर्व बैंक का ये कहना है, भारतीय रिजर्व बैंक का ये कहना है कि इन्होंने जागरूकता कोष, जमा करता शिक्षा और जागरूकता कोष में जो राशि स्थानांतरित करनी थी, जो पैसे ट्रांसफर करने थे, उसको टाइम पर नहीं दिया है, उसमें लेट किया है। इसके इसके लिए इन पर जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा पुणे का एक सहकारी बैंक है जिसका नाम है जनता सहकारी बैंक। उसने जमा पर ब्याज दर का जो निर्देश है, जो गाइडलाइंस है, उसका पालन नहीं किया है। इस वजह से 13 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जो चौथा सहकारी बैंक है वो राजस्थान का 12 स्थित 12 नागरिक सहकारी बैंक है जिस पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ठीक है, तो आरबीआई imposes fine of rupees 44 lakhs on 4 cooperative banks। वो बैंक्स कौन से, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास तमिलनाडु से। तो देखिए तमिलनाडु में जो हमारे केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री हैं जिनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल, जिनको आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, बीच में बैठे हैं सर्बानंद सोनोवाल। इनके द्वारा तमिलनाडु में नौ वाहन मंत्रालय की प्रौद्योगिकी शाखा का उद्घाटन किया गया है। जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि ये जो प्रौद्योगिकी शाखा है एक तरीके से अत्याधुनिक प्रयोगशाला है जो स्पेशली समुद्र तटीय या जो समुद्र के तट हैं, समुद्र से रिलेटेड जो समाधान है, जो परेशानियां हैं, उनके ऊपर रिसर्च करेगा नई टेक्नोलॉजी के साथ में। और इसमें नेशनल टेक्नोलॉजी और साथ में इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा और एक तरीके से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की तुलना करके इसको बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ और आधुनिक तरीके से बनाया गया है, जिसमें चेन्नई के पास ही लगभग 5 अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं का विकास किया जाएगा। और इसके साथ साथ में इसमें 2D और 3D परीक्षण करने के लिए विश्व स्तरीय जो क्षमताएं हैं वो भी विकसित करी जाएंगी। देखिए ये एक तरीके का रोल मॉडल होगा। सेंटर विल प्रोवाइड सॉल्यूशन टू challenges in the maritime sector through scientific support, education, applied research and technology transfer at the local, regional, national and international level। यानी इन सब लेवल्स पे टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर भी किया जाएगा इस सेक्टर के माध्यम से या ये जो सेंटर है इसके माध्यम से। तमिलनाडु के बारे में बात कर रहे हैं हम। 3 दिन से लगातार तमिलनाडु का मैप देख रहे हैं और उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसके बारे में बात कर रहे हैं। आज भी तमिलनाडु का मैप हमारे सामने है। हम सबको अच्छे से पता है कि भारत का बिल्कुल दक्षिणतम राज्य है तमिलनाडु और इसका गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। और तमिलनाडु की राजधानी भी है और सबसे बड़ा शहर भी है चेन्नई। ठीक है, और सबसे बड़ा मेट्रो यहाँ का है चेन्नई महानगरीय क्षेत्र। जिले अगर आप देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट अगर आप काउंट करेंगे तो 38 डिस्ट्रिक्ट है। राज्यपाल RN रवि हैं, मुख्यमंत्री MK स्टालिन हैं और साथ में विधानसभा में इसकी सीटें कितनी हैं तो 234 सीटें हैं। राज्यसभा के लिए 18 सीटें यहाँ से जाती हैं और लोकसभा के लिए 39 सीटें यहाँ से जाती हैं। उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर मद्रास उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास गुजरात से रिलेटेड। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है तो भूपेंद्र पटेल है। ठीक है ना। देखिए जब PM मोदी वहां के मुख्यमंत्री थे 2003 में, तो उन्होंने एक स्वागत इनिशिएटिव स्टार्ट करा था। किस लिए स्टार्ट करा था? कि जो गुजरात की आम जनता है वो मुख्यमंत्री से डायरेक्ट अपनी शिकायतों को कह सके, है ना। तो इस शिकायतों को ही यानी राज्य व्यापक शिकायतों पर तकनीक के उपयोग से ध्यान
जिसको बोला गया है स्वागत पहल, जिसको बोला गया है स्वागत इनिशिएटिव। तो इसके 20 साल पूरे हो गए हैं। तो जब 20 साल पूरे हुए हैं तो इसी अवसर पर जो मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं, उन्होंने वर्चुअली 27 अप्रैल को, जो आखिरी दिन था अप्रैल महीने का जो लास्ट वीक होता है, उस सप्ताह को ही ये स्वागत पहल या इनिशिएटिव एक तरीके से मनाया जाता है ना। तो जब इसका लास्ट डे था तो उस समय नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली उपलब्ध थे। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो इनिशिएटिव है, ये जो स्वागत पहल है, इसको 2010 में संयुक्त राष्ट्र के सार्वजनिक सेवा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, जिसको आयोजित कब करा जाता है, तो जिसको प्रत्येक महीने का जो अंतिम गुरुवार होता है, उस दिन जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने अधिकारियों के साथ उपस्थित होते हैं और नागरिकों की, जो आम नागरिक हैं, उनकी शिकायतों को निजी तौर पर सुनते हैं। ठीक है, और इसके लिए जो टाइम रखा गया है वो महीने का आखिरी सप्ताह ही रखा गया है। देखिए, जब ये शिकायत सुनी जाती है लोगों की, तो उस समय जो विलेज पंचायत के सदस्य होते हैं, सरपंच होते हैं, तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर्स होते हैं, यानी सारे जो रीजनल या लोकल जो ऑफिसर्स हैं, जो उसके लिए जिम्मेदार हैं, वो सभी उपस्थित होते हैं, जिनकी उपस्थिति में जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो सामान्य नागरिक की जो परेशानियां हैं उनको सुनते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं सूडान के बारे में। सूडान में गृह युद्ध चल रहा है। किस तरीके का गृह युद्ध है, थोड़ा समझा देती हूँ। तो वहां पर पहले शासन था उमर अल बशीर का। ठीक है, जनता इनसे खुश नहीं थी, तो जनता ने इनके शासन को उखाड़ फेंका। उसके बाद सैन्य शासन हुआ, तो सैन्य शासन से भी जनता खुश नहीं थी, तो इसका भी तख्ता पलट कर दिया गया। अब वहां पर एक नई नागरिक सरकार की स्थापना की बात की गई है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय देश हैं उनके सहयोग से सरकार बनाई जा रही है। तो इसके लिए ही एक संघर्ष पैदा हो गया है ना, कि नागरिक सरकार के लिए और सैन्य सरकार के बीच में। ठीक है, और इस तरीके से गृह युद्ध की स्थिति वहां पर आ गई है। तो इसी के लिए एक ऑपरेशन कावेरी स्टार्ट किया गया है भारत सरकार के द्वारा, जिसके द्वारा के जो नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं जो सूडान में जाकर काम कर रहे हैं, उनको निकालने का काम करेगी भारत सरकार। और मैं आपको बता दूं कि सूडान में 4000 भारतीय हैं और इनको निकालने के लिए ही ऑपरेशन कावेरी को स्टार्ट किया गया है भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके जिसके माध्यम से भारतीय नागरिकों के साथ साथ जो भारत के मित्र देश हैं उनके नागरिकों को भी बाहर निकालने का काम किया जाएगा। सूडान के बारे में जैसा कि हम बात कर रहे हैं, तो आप देखेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप का देश है सूडान, और इसके बॉर्डर पे आप देख रहे हैं इजिप्ट है, लीबिया है, चाड है, ठीक है ना, साउथ सूडान है, इथोपिया है। ये इसके बॉर्डर पे स्थित देश है। राजधानी इसकी खार्तूम है। मुद्रा यहाँ पे सूडानी पाउंड है। इसका जो क्षेत्र देखेंगे तो उत्तरी अफ्रीकी वाले एरिया में आपको दिख जाएगा। राष्ट्रपति इसके कौन है, तो अब्देल फतह अल बुरहान है। और साथ में इसकी आधिकारिक भाषा या लैंग्वेज क्या है, तो अरबी और अंग्रेजी यहाँ पर बोली जाती है। नेक्स्ट न्यूज है केरला से। केरला में वंदे भारत एक्सप्रेस स्टार्ट की गई है और इसके लिए हरी झंडी दिखाई गई है 25 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। देखो, तिरुवनंतपुरम से लेकर कासरगोड के बीच में चलाई जाएगी और 11 जिलों को कवर करेगी ये वंदे भारत एक्सप्रेस, और 8 घंटे में 588 किलोमीटर यानी 588 किलोमीटर की दूरी को तय करेगी। और ये कहाँ कहाँ पर रुकेगी, तो कोल्लम, कोट्टयम, एर्नाकुलम टाउन, त्रिशूर, शोरनूर, कोझिकोड और कन्नूर से होकर गुजरेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कोच्चि वाटर मेट्रो को भी राष्ट्र को समर्पित किया, और साथ में ही तिरुवनंतपुरम में ही डिजिटल साइंस पार्क की भी आधारशिला रखी गई है। यानी केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में डिजिटल साइंस पार्क स्थापित किया जाएगा। पीएम मोदी फ्लैग्स ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस फॉर केरला। ठीक है, और इसी टाइम पीरियड में इन्होंने क्या किया, कोच्चि वाटर मेट्रो को डेडिकेट किया नेशन के लिए, और साथ में ही फाउंडेशन स्टोन रखा गया डिजिटल साइंस पार्क के लिए। कहाँ पर, तिरुवनंतपुरम में। देखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में, इसको पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कब शुरू करी गई थी, तो 15 फरवरी 2019 को शुरू करी गई थी। और मैं आपको बता दूं कि मेक इन इंडिया के तहत 100 करोड़ रुपए की लागत के साथ शुरू करी गई थी। और कहाँ पर, तो चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में स्टार्ट करी गई थी।
इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये स्वचालित इंजन के साथ चलती है, डीजल को बचा सकती है और बिजली के उपयोग को 30% तक कम कर सकती है। इन्हीं विशेषताओं की वजह से ही जो इंडियन गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है वंदे भारत एक्सप्रेस पर। और साथ में मैं आपको बता दूं कि इसीलिए जो सेशन था 2022-23 का, उसमें केंद्रीय बजट में ये बात बोली गई कि 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनों को विकास किया जाएगा और उनका निर्माण किया जाएगा। और इसकी गति कितनी है तो 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। भारतीय मूल के उदय तंबर को न्यूयॉर्क सिटी के जातिगत न्याय सलाहकार मंडल का सदस्य बनाया गया है। यानी इंडियन ओरिजिन है उदय तंबर, उनको अपॉइंट किया गया है मेंबर ऑफ न्यूयॉर्क सिटीज रेसल जस्टिस एडवाइजरी बोर्ड के लिए। और साथ में आपको मैं बता दूं कि पहले ये भारतीय मूल के सीईओ हैं जो युवा सेवा करने के लिए अपनी करियर समर्पित कर रहे हैं, यानी युवाओं के लिए स्पेशली काम कर रहे हैं। और अभी प्रेजेंट में न्यूयॉर्क जूनियर टेनिस और लर्निंग के अध्यक्ष और सीईओ हैं। भारत यूक्रेन के बारे में बात कर रहे हैं तो भारत और यूक्रेन के बीच में जो राजनयिक संबंध है उसको बहुत ज़्यादा मजबूत करने की बात की गई है। और ये बोला गया है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना की जाएगी दोनों देशों के जो राजनयिक संबंध है उनको मजबूत करने के लिए। अच्छा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा क्या किया जाएगा तो स्पेशली जो बुनियादी ढांचा है और साथ में जो ऊर्जा क्षेत्र है यानी पावर के फील्ड में और जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में दोनों देशों के बीच में जो भी अवसर हैं, संभावनाएं हैं, उसको तलाशा जाएगा, उनके लिए पॉलिसी बनाई जाएगी और उस हिसाब से ही ट्रेडिंग की जाएगी, व्यापार किया जाएगा। कार्लोस अलकराज ने अपना दूसरा बार्सिलोना खिताब जीत लिया है, यानी 2022 का भी जो बार्सिलोना खिताब था वो कार्लोस अलकराज ने जीता है। 23 अप्रैल को इन्होंने स्टेफानोस सित्सिपास को हराकर ये खिताब जीता है। और मैं आपको बता दूं कि 2023 का इनकी तीसरी ट्रॉफी है और अपने करियर की 9वीं ट्रॉफी है। इसके पहले इसी साल इन्होंने ब्यूनस आयर्स और इंडियन वेल्स में भी जीत हासिल करी है। बार्सिलोना के बारे में बात करें तो स्पेन का एक पेशेवर फुटबॉल क्लब है, ठीक है। और कहाँ पर स्थित है तो स्पेन के कैटेलोनिया बार्सिलोना में स्थित है। और मैं आपको बता दूं कि इसकी स्थापना 1899 में करी गई थी स्विस, स्पेनिश और अंग्रेजी फुटबॉलरों के द्वारा, है ना। और इसके अध्यक्ष कौन है तो जोन लापोर्ट्रा। इसके अध्यक्ष कौन है तो जोन लापोर्ट्रा हैं। कार्लोस अलकराज विंस सेकंड कॉन्सेक्यूटिव बार्सिलोना टाइटल। देखिए, डीपीआईआईटी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है राजेश कुमार सिंह को। और ये किसकी जगह लेंगे तो ये अनुराग जैन की जगह लेंगे। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि डीपीआईआईटी क्या है तो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग को हम डीपीआईआईटी कहते हैं, जिसके सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है राजेश कुमार सिंह को। और ये किसकी जगह लेंगे तो ये अनुराग जैन की जगह लेंगे। अच्छा, इसके पहले 2019 तक इस जो ये डीपीआईआईटी है इसका क्या नाम था तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन यानी डीआईपीपी था। बाद में 2019 में इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम क्या कर दिया गया था तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी डीपीआईआईटी कर दिया गया था, जो स्पेशली हमारे देश के आर्थिक ग्रोथ के लिए, संभावनाओं के लिए, नए विचारों के लिए काम करती है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जैसा कि हमने कई बार इस प्रोग्राम के बारे में पढ़ा है, ठीक है। इसको रिलेट किया जा रहा है, इसको इंटीग्रेट किया जा रहा है किससे पीएम गति शक्ति योजना से। पीएम गति शक्ति योजना के बारे में भी हमने पढ़ा है और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में भी पढ़ा है। बस यहाँ पर थोड़ी सी ब्रीफ कर लेते हैं क्या है कैसे है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है इसके तहत जो भारत और चाइना के बॉर्डर पर जो हमारे स्टेट हैं, है ना, तो उन स्टेट के लगभग 2,967 गांवों को कवर किया जाएगा। इसमें 4 राज्य और एक हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो आएगा और उसके 19 जिले कवर होंगे और 46 ब्लॉक कवर होंगे और 2,967 गांव कवर होंगे।
अब इस एरिया में पर्टिकुलर वहाँ का आर्थिक विकास किया जाएगा, वहाँ के जो संरचनाएं हैं उसमें सुधार किया जाएगा, परियोजनाएं चलाई जा रही हैं जिसके माध्यम से जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत हो सके और पर्यटक को बढ़ावा मिल सके इस पर्टिकुलर एरिया में। और मैं आपको बता दूं कि इसी काम के लिए भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स ने उपग्रह के माध्यम से इसकी छवियां ली हैं और इसकी जीआईएस मैपिंग भी करी जाएगी कि कितना काम हुआ है, कहाँ तक काम हुआ है। क्योंकि देखा गया है कि ये पर्टिकुलर जो सीमावर्ती जिले हैं, आसपास के जो गांव हैं, जो भारत और चाइना के बॉर्डर पर स्थित है, वहां से लोग पलायन कर रहे हैं। तो इसी वजह से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिससे उस गांव के बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाएगा और पर्यटकों को बढ़ावा दिया जाएगा, पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, टूरिस्ट को प्रमोट किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि पीएम गति शक्ति जब इंटीग्रेट किया गया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से, तो इसके तहत लगभग 16 मंत्रालय मिलकर इस पर्टिकुलर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में काम करेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने बता दिया, प्रोग्राम विल बी इंटीग्रेटेड विद द प्रधानमंत्री गति शक्ति मेगा प्रोजेक्ट which brings together 16 ministries for coordinated infrastructure planning। ठीक है। अच्छा देखिए, जो ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, इसकी इसकी स्टार्टिंग करी गई थी, इसको बजट भाषण 2022 में बोला गया था हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है। और स्पेशली जो इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के बारे में बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे सड़क संपर्क को बढ़ाया जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में जो आधारभूत संरचना है उसमें सुधार किया जाएगा, टेलीविजन और जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, जो 5G और 6G की सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड कराई जाएंगी, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए काम किया जाएगा। यानी विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न फील्ड में काम किया जाएगा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत। पीएम गति शक्ति पहल के बारे में हमने पहले ही बात करी है, जिसको स्टार्ट किया गया था स्पेशली मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने के लिए। ठीक है। और इसको कब अपनाया गया था? तो 13 अक्टूबर 2021 को इसको लॉन्च करा गया था। इसमें जो बेसिकली बात करी जाती है वो टेक्सटाइल क्लस्टर, जो फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट है हमारा, डिफेंस कॉरिडोर, इलेक्ट्रॉनिक पार्क, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, फिशिंग क्लस्टर, एग्री जोन, इस तरीके से करके आप देखेंगे तो 7 जोन डिसाइड किए गए हैं, है ना। और पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को कब स्टार्ट किया गया था? देखो दोनों में फर्क है। पीएम गति शक्ति पहल इनिशिएटिव के बारे में जो बात हो रहा है वो 13 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था और पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को 21 अक्टूबर 2021 को लागू किया गया था। स्पेशली जो बेसिक होता है किसी भी डेवलपमेंट के लिए, उन 7 चीजों को लिया गया है यहाँ पर। उन 7 चीजों को, उन 7 जो फील्ड है उसमें काम करके पीएम गति शक्ति पहल को आगे बढ़ाया जाता है। अब वो 7 चीजें क्या है देख लेते हैं। तो रेलवे का विकास करना है, सड़कों का विकास करना है, बंदरगाह, जल मार्ग, हवाई अड्डे, जल परिवहन और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और आप देख भी रहे हैं कि गवर्नमेंट इस फील्ड में लगातार काम कर रही है। रेलवे से रिलेटेड न्यूज आपको रोज मिलेगी, सड़कों से रिलेटेड न्यूज मिलती है, जल मार्ग से, बंदरगाहों के आसपास के एरिया से रिलेटेड उड़ान उड़ान जो स्कीम चलाई गई है, उड़े देश का आम नागरिक, हवाई अड्डों से रिलेटेड न्यूज मिलती है। और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी विकास किया जा रहा है, जिसको हम पीएम गति शक्ति का दृष्टिकोण है ये 7 इंजन, यानी इन 7 इंजनों के विकास के साथ में ही पीएम गति शक्ति जो दृष्टिकोण है उसको हम पा सकते हैं। इसका महत्व ही यही है कि पूरे देश में जो कनेक्टिविटी है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, क्योंकि आप देखेंगे रेलवे, सड़कें, जल मार्ग, हवाई अड्डे, जन परिवहन, ये सारे कनेक्टिविटी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जब कनेक्टिविटी बढ़ेगी, एक जगह से दूसरी जगह की सुविधाएं लोगों को मिलेगी, तो लोग व्यापार कर पाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह पर जा पाएंगे, सेवाएं ले पाएंगे और अर्थव्यवस्था भी इससे कहीं ना कहीं इंप्रूव होगी। देखिए, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 26 अप्रैल को एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 का उद्घाटन किया गया है पीएम मोदी के द्वारा। 26 और 27 अप्रैल को ये चलेगा और इसमें जो G20 के प्रेसिडेंसी थीम है, एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य के अनुरूप ही इसको बनाया गया है। और इसका नाम क्या दिया गया है? वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023। ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ साथ फिक्की का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये दोनों मिलकर इस प्रेसिडेंसी को, इस
इस हेल्थ केयर इंडिया 2023 को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और ये छठा संस्करण है जिसका ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसमें 500 जो विदेशी प्रतिनिधि हैं वो भाग लेंगे, साथ में 70 देशों के 125 प्रदर्शक भी भाग लेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? स्पेशली हेल्थ केयर को इम्प्रूव करना और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हेल्थ केयर की सुविधाओं को इनहेंस करना है। ठीक है, यानी वैल्यू बेस्ड हेल्थ केयर को बढ़ावा देना इसका मोटिव है। देखिए, यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कौन है? तो भूपेंद्र यादव हैं। उन्होंने ई श्रम, जो ई श्रम पोर्टल है, उस पर नए फीचर्स को लॉन्च करा है। अब इस फीचर के माध्यम से क्या किया जाएगा वो देख लेते हैं। तो देखो, इस फीचर्स के माध्यम से सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारे स्टेट हैं, हमारे जो यूटीज हैं, उनकी जो सरकारें हैं, वो ई श्रम डेटा साझा कर सकती हैं आपस में, और डेटा शेयरिंग पोर्टल को भी लॉन्च किया गया है। ठीक है ना, यानी डेटा को शेयर कर सकती हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें जो श्रमिक होंगे, स्पेशली जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक होंगे, अनऑर्गेनाइज्ड फील्ड में काम करने वाले जो लेबर होंगे, उनके रजिस्ट्रेशन को आसान बनाया गया है। इस ई श्रम पोर्टल के माध्यम से जो लेबर हैं वो रोजगार के अवसर को देख सकते हैं, स्किलिंग, जो अप्रेंटिसशिप, पेंशन योजना, डिजिटल स्किलिंग और राज्यों में जो योजनाएं चल रही हैं उनसे जुड़ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। इस सुविधा के माध्यम से हम सबको पता है कि एक जगह से काम खत्म होता है तो जो लेबर होते हैं वो दूसरी जगह चले जाते हैं। तो इस पोर्टल के माध्यम से वो अपना रजिस्ट्रेशन और अपने फैमिली का रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ताकि जब वो माइग्रेट हो एक जगह से दूसरी जगह पर, तो जो भी गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है बच्चों की शिक्षा से रिलेटेड, या फिर जो वुमेन सेंट्रल जो स्कीम चल रही है, महिलाओं को सुविधाएं देने के लिए जो स्कीम चल रही है, उसकी मदद उनकी फैमिली को मिल सके। और इसके साथ साथ एक जगह से दूसरी जगह जाने पर उनको नौकरी भी आसानी से मिल सके। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ई श्रम पोर्टल में नए फीचर्स को लॉन्च किया गया है हमारे श्रम मंत्रालय की तरफ से। देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है हमारे पास कि 24 अप्रैल द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव लॉन्च्ड न्यू फीचर्स इन द ई श्रम पोर्टल, जिसके बारे में हमने अभी बहुत अच्छे से समझा है और पढ़ा है। ई श्रम पोर्टल के बारे में बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था 2021 में श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत, जिससे कि अनऑर्गेनाइज्ड फील्ड में जो लेबर काम कर रहे हैं उनका राष्ट्रीय यानी नेशनल डेटाबेस तैयार किया जा सके, और उनको एक यूनिक नंबर दिया गया है, ई श्रम कार्ड दिया गया है, और उनको एक यूनिक ई श्रमिक यूनिक आईडी कार्ड भी प्रोवाइड किया जाता है, आईडी नंबर भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, जिससे कि उनकी पहचान हो सके और उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी मिल सके अगर वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो। नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास, चोल काल से रिलेटेड भगवान हनुमान जी की मूर्ति थी, उसको बरामद किया गया है और उसे वापस लाकर तमिलनाडु के आइडल बिन को सौंप दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि ये मूर्ति चोल काल से रिलेटेड थी। चोल काल का जो टाइम पीरियड है वो 14वीं से 15वीं शताब्दी तक के बीच का टाइम पीरियड आता है। ठीक है, तो तमिलनाडु का एक जिला है जिसका नाम है अरियालूर जिला, वहां पर एक स्थान है पोट्टावेली वल्लूर, वहां पर श्री वर्था राजा पेरुमल का विष्णु मंदिर था जिसकी मूर्ति थी ये हनुमान जी की। ठीक है, इसी वजह से ही तमिलनाडु के आइडल बिन में लाकर इसको रखा गया है। ये जो मूर्ति है सबसे पहले भारत के उच्चायुक्त को कैनबरा में सौंपी गई थी, उसके बाद फरवरी के फर्स्ट वीक में ये भारत आ गई थी 2023 में ही, और अभी इसे 18 अप्रैल 2023 को तमिलनाडु के आइडल बिन को सौंप दिया गया है। जैसा कि हम सबको पता है कि इंडिया जो है अपनी पुरानी चीजों को, ऐसी वस्तुओं को वापस लाने की या ऐसे पुरावशेषों को वापस लाने की कोशिश कर रहा है जो किसी वजह से विदेश चली गई हैं या चुरा ली गई हैं। तो इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट काफी टाइम से मेहनत कर रही है, और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 2014 में ही 238 जो पुरावशेष हैं वो वापस ला दिए गए थे भारत, और अभी 2014 से लेके अभी तक कुल मिला के 251 हमारे जो पुरावशेष हैं उसको भारत वापस लाया गया है। हिमाचल प्रदेश ने अज्ञात शवों के लिए डीएनए का डेटाबेस बनाया है और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।
इसके लिए सबसे पहले 2022 में हिमाचल प्रदेश के जुंगा में जो फॉरेंसिक सेवाओं का निदेशालय है उसने अमेरिका के स्मॉल पॉन्ड टीएम सॉफ्टवेयर नामक जो डीएनए प्रोफाइल डेटाबेसिंग और मैचिंग प्रौद्योगिकी है उसको हासिल करा था, यानी उसको खरीदा था इस टेक्नोलॉजी को, और इसके बाद से ही इस विषय पर काम करने लगा था। वर्तमान में अगर मैं बोलूं तो वर्तमान में अज्ञात व्यक्तियों के 150 डीएनए सैंपल मौजूद हैं। इसमें 55 लाख रुपए तक का खर्च आया है, और साथ में मैं बता दूं कि इस डेटाबेस को ज्यादा से ज्यादा भरा जा रहा है, और अभी 20,000 डीएनए प्रोफाइल है जो आवश्यकता के अनुसार जिसको बढ़ाया जाता रहेगा। हिमाचल प्रदेश सेट्स अप डीएनए डेटाबेस फॉर अनआइडेंटिफाइड बॉडीज, और इस तरीके से डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, जो अमेरिका के स्मॉल पॉन्ड टीएम सॉफ्टवेयर को खरीदा है और जिसकी कॉस्ट आई थी 55 लाख रुपए, और ये खरीदा कब गया था तो 2022 में, और इस खरीद के बाद से ही इसने काम स्टार्ट किया कर दिया था 2022 से। ठीक है, देखिए नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास। कनाडाई पत्रकार थे, पाकिस्तान के रहने मतलब पाकिस्तानी मूल के थे और कनाडाई पत्रकार थे, जिनका नाम है तारिक फतह। उनका निधन हो गया है, जैसा कि आप पिक में देख सकते हैं, और आपने कई सारे डिबेट में टीवी चैनल में इनको देखा भी होगा। इनका निधन हो गया है 73 वर्ष की उम्र में, कैंसर से ये पीड़ित थे, और इनके माता पिता पहले बम्बई में रहते थे और वहां से वो कराची आ गए थे। कराची में इनका जन्म हुआ था, और यहाँ से इन्होंने कराची विश्वविद्यालय से ही बायोकेमिस्ट्री में अध्ययन किया था। इसके बाद इन्होंने जर्नलिज्म करियर चुना था और 1970 में कराची सन में रिपोर्टर के रूप में काम स्टार्ट कर दिया था। 1977 में इनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा था, जिसकी वजह से ये सऊदी अरब चले गए थे, और 1987 में ये कनाडा में आकर बस गए थे। इन्होंने कनाडा में भी बहुत अच्छा काम करा था, जिसकी वजह से इनको डोनर प्राइज, हेलेन एंड स्टेन वाइन कैनेडियन बुक ऑफ अवार्ड जैसे संगठनों से इनको पुरस्कार भी मिले थे। इनके द्वारा 2 बुक लिखी गई थी, चेसिंग ए मिराज जो आधुनिक इस्लाम की आलोचना पर आधारित है, और एक बुक दूसरी बुक लिखी गई थी द ज्यू इज नॉट माई एनिमी, जो मुस्लिम और यहूदी समुदाय है उनके बीच के जो संबंध है उनके ऊपर विश्लेषण करने का काम ये बुक करती है। तो इनका ही निधन हो गया है 73 वर्ष की उम्र में। पाकिस्तानी ओरिजिन कैनेडियन जर्नलिस्ट तारिक फतह हैज पास्ड अवे। देखिए नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास G20 से रिलेटेड। G20 टूरिज्म एक्सपो का आयोजन जयपुर में कराया गया है। भारत का जो पर्यटन विभाग है, टूरिस्ट डिपार्टमेंट है, और राजस्थान सरकार के सहयोग से। सेकंड न्यूज है हमारे पास आईपीएल 2023 से रिलेटेड। हम सबको पता है कि आईपीएल के मैच चल रहे हैं, तो सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ जब मैच हो रहा था तो स्लो ओवर रेट बनाए रखने के लिए दिल्ली कैपिटल के कप्तान हैं, दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान है डेविड वार्नर, उन पर जुर्माना लगा है 12 लाख रुपए का। और न्यूज है रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के विराट कोहली के ऊपर, उन्होंने स्लो ओवर रेट बनाए रखा था, जिसकी वजह से उनके ऊपर 24 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर से रिलेटेड। देखिए अभी सचिन तेंदुलकर का 50वां जन्मदिन था, ठीक है, तो उस अवसर पर यूएई का जो शारजाह क्रिकेट स्टेडियम है, यूएई का जो शारजाह क्रिकेट स्टेडियम है, वहां पर उनके नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया है, और यहीं पर सचिन तेंदुलकर ने 22 अप्रैल 1998 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खेलते हुए 131 गेंदों में 143 रन बनाए थे, जिसको यूएई में धूल भरी आंधी के नाम से, जो ये पारी है सचिन तेंदुलकर की, इसको धूल भरी आंधी कहा जाता है यूएई में। टाटा सन्स के हमारे जो चेयरमैन है रतन टाटा, उनको ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसको बोला जाता है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है, और इसके लिए एक ट्वीट किया है भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरी ओ फेरेल एओ ने। ठीक है, साथ में ही भारतीय सर्कस के दिग्गज और जेमिनी सर्कस के संस्थापक थे, जेमिनी सर्कस के संस्थापक थे जेमिनी शंकरन, उनका निधन हो गया है और वो 99 साल के थे। रविवार को हुआ है, यानी 23 अप्रैल को इनका निधन हो गया है, केरला में इनका निधन हुआ है। शंकरन ने 1951 में विजया सर्कस कंपनी खोली थी,
ठीक है, और इसका नाम बदलकर बाद में जेमिनी कर दिया था। यानी जो जेमिनी सर्कस के नाम से ये जाने जाते हैं, जेमिनी शंकरन के नाम से जाने जाते हैं, पहले इन्होंने जो कंपनी खोली थी उसका नाम था विजया सर्कस, और विजया सर्कस के बाद इसका नाम बदलकर जेमिनी कर दिया था। और शंकरन ने जंबो सर्कस नामक दूसरी कंपनी भी शुरू करी थी, और इनका निधन हो गया है 99 साल की उम्र में, केरल में 23 अप्रैल को। इस सेशन में इतना ही साथियों। आई होप कि आपने सेशन एंजॉय करा होगा। नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा जो नॉलेज है वो प्रोवाइड कराऊं, जो ऑथेंटिक न्यूज़ है उस तक आप तक पहुंचाऊं, उसको आप तक पहुंचाऊं। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक ज़रूर करिए, आपके लाइक करने से मेरा हौसला बढ़ता है। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जिनको इस तरीके के कंटेंट की मटेरियल की ज़रूरत है उन तक ये पहुंच पाए। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, मेरा हौसला अफजाई करते रहिए, इसी तरीके से खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और आगे बढ़ने की कोशिश में लगे रहिए। इसी विचार के साथ कल फिर मिलूंगी इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी जगह पर, 27 अप्रैल के करंट अफेयर को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।